डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। मेडिकल टूरिज्म जो 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका आज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लीगल एंड एथिकल इश्यूज इन मेडिकल टूरिज्म। अपनी लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा मेडिकल टूरिज्म क्या है और बेसिकली उसकी ग्रोथ जो है धीरे धीरे डे बाय डे जो है वो इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड के अंदर भी और हमारे इंडिया के अंदर भी। इंडिया के अंदर काफी ग्रोथ देखने को जो है वो मिल रही है और माना जाता है कि आने वाले समय में इंडिया जो है एज ए मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में काफी जो है टॉप पे अपनी पोजीशन जो है वो बना देंगी। तो अब जैसे उसके साथ साथ जो है कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है कुछ ना कुछ इश्यूज भी सामने आते हैं जिनकी जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है। तो हम लीगल इश्यूज जो देखते हैं मेडिकल टूरिज्म में, अगर हम इसकी बात करें तो रिसीविंग मेडिकल केयर अब्रोड सब्जेक्ट मेडिकल टूरिज्म अनफैमिलियर लीगल इश्यूज। अगर हम मेडिकल केयर के लिए विदेश में जा रहे हैं तो कई सारे जो है लीगल इश्यूज जो है वो सामने आ सकते हैं, हो सकता है हमें उनकी जानकारी ना हो। तो जो लिमिटेड नेचर है लीगल एक्शन का, अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है उसके ऊपर लीगल इश्यूज जो एक्शन जो है वो बहुत ही कम लिए जाते हैं जो मेडिकल केयर से रिलेटेड जो है समस्याएं होती हैं उसके अंदर। और जो है दूसरी बात ये है कि जो दूसरे विदेशों के अंदर जो लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हैं वहां पर ऑलरेडी ट्रीटमेंट जो है उसका कॉस्ट जो होता है वो काफी कम होता है। तो कॉस्ट कम होता है और इसलिए वहां पर ज्यादा जो है इन चीजों पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है कि यार मतलब बेसिकली कि अगर कोई ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ तो उसके लिए जो है आपको, अगर आप केस डालेंगे तो आपको मनी बैक मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। बल्कि पर कुछ कंट्रीज हैं ऐसे जो अपने आप को एज ए अट्रैक्टिव मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट कर रहे हैं और साथ साथ उसके लिए अगर कोई मेडिकल मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं, सही तरीके से इलाज नहीं किया गया है, कुछ लापरवाही की गई है, तो उससे होने वाले पेशेंट को जो है उसके लिए लीगल रेमेडीज भी दी जाती है। तो हम कह रहे हैं कि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं अब जो जो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं वो इस ओर भी ध्यान दे रहे हैं कि अगर कोई मैल प्रैक्टिसेस की जो है समस्या सामने आती है तो वो साथ साथ उसके लिए लीगल रेमेडीज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका बेसिकली हम लीगल इश्यूज की बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई टूरिस्ट दूसरी कंट्री में जा रहा है ट्रीटमेंट कराने के लिए तो उसके साथ में कुछ जो है अगर ट्रीटमेंट में कमी रखी गई या गलत ट्रीटमेंट या धोखाधड़ी की गई तो उसके अगेंस्ट जो है वो केस जो है वो डाल सकता है बेसिकली। ये लीगल एवेन्यूज दे हैं कई बार मेडिकल टूरिस्ट के लिए जो है वो अनअपीलिंग हो सकते हैं, मतलब उनको अपील ना करें क्योंकि हो सकता है कुछ लीगल जो है इशू जो है वो कंडीशंस डाली गई हो, पर हो सकता है कि जो मेडिकल टूरिस्ट है उसको वो पसंद ना आए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। And should problem arise, patient might not be covered by adequate personal insurance। और कई बार क्या होता है कि अगर कोई जो है समस्या आ जाती है तो हो सकता है कि जो वो पेशेंट है उसको वो चीजें जो है वो पर्सनल इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती हैं और उसके लिए जो हो सकता है कि वो नहीं ले पा रहा, भाई अगर वो मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट अगर कोई जो केस डालता है, लॉ सूट डालता है, तो उसके बदले में उसको कंपनसेशन भी नहीं मिल पा रहा, ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और वो तब उसको समस्या ज्यादा है कि जब वो ट्रीटमेंट करा रहा है वो अंडर इंश्योरेंस भी नहीं आ रही, तो उसके लिए जो है वो ट्रीटमेंट जो है मुश्किल हो जाती है उससे डील करना। इसी तरह से हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स जो होते हैं कुछ कंट्रीज के अंदर वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो जो है जो भी फाइनेंशियल डैमेजेस हुए हैं वो जो है वो कोर्ट जो उनसे मांग रहा है वही वो उसको प्रोवाइड करे। क्या होता है बेसिकली कई बार क्या है, अगर आप देशों में जहां पर आप कम कॉस्ट पे ट्रीटमेंट करा रहे हो तो पेशेंट कोई केस फाइल करता है कि उसको जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसको वो प्रोवाइड कराया जाए। तो जब वो केस फाइल करता है तो कोर्ट जो है वो ये फैसला सुनाता है कि भाई जो हॉस्पिटल है और जो डॉक्टर्स हैं वो इसको पे करेंगे, बट कई बार ऐसा होता है कि वो पे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कब होता है ज्यादातर, जबकि भाई ये कब होता है कि जब पेशेंट जो है उसका जो ट्रीटमेंट है वो इंश्योरेंस कवर या मेडिक्लेम में नहीं आ रहा, तो वो
और जो है वो सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर आ जाती है, पेशेंट के ऊपर आ रही है, तो वो कई बार डॉक्टर या हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस के ऊपर, लापरवाही के अगेंस्ट जो है वो केस डाल देता है। और बहुत सारे देशों के अंदर हॉस्पिटल और डॉक्टर्स जो हैं वो इस फाइनेंशियल डैमेज को पे करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है बच्चों, ना क्लियर हुआ आपको? अब हम कह रहे हैं कि जो लीगल इश्यूज जो हैं, अब इंडिया जो है जाना जाता है एक लो कॉस्ट डेवलपिंग कंट्री है, कि यहाँ पर जो है आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए कम कॉस्ट में जो है सर्विसेज मेडिकल की ले सकते हो बहुत, और यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल मैल प्रैक्टिसेस लॉज भी हैं इंडिया के अंदर, और जिसका जो मेनली फोकस्ड है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 जो है उसके अंडर आते हैं। तो जो हम अभी बात कर रहे थे बहुत सारे कंट्रीज में जो नहीं है, पर इंडिया के अंदर जो है मेल प्रैक्टिस लॉज जो है वो डाले गए हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर किसी से लापरवाही हुई है और जो है तो उसको उसके केस में जो है पेशेंट जो है वो केस डाल सकता है और उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है वो डील किया जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई ना? अब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर जो परचेज करता है कोई भी सर्विस जो है, तो वो इस एक्ट के अंदर अगर उसको लगता है कि वो संतुष्ट नहीं है, उसको सही सेवाएं प्रोवाइड नहीं की गई हैं, तो वो इस एक्ट के अंदर कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। वो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है। हम नॉर्मल चीजों की भी बात करते हैं। अगर हमने मार्केट से कोई सामान खरीदा है, उसका बिल है हमारे पास में, और हमें लगता है कि हम ये जो है हमारे साथ धोखा किया गया है, हमारे को सामान सही नहीं मिला, चार्ज ज्यादा किया गया है, जो भी चीजें हैं, तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है अपना केस डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? सॉरी। तो अब हम देखते हैं कि जो इंडिया जो है बहुत सारी मेडिकल प्रैक्टिसेस जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है इंडिया के अंदर भी। तो इसलिए जो है कोई भी अगर इम्परफेक्शन हो या कोई भी शॉर्ट कमिंग हो क्वालिटी के अंदर, या जिस तरह से परफॉर्मेंस जो है सर्विसेज की जो परफॉर्मेंस है उनके अंदर कमी हो, तो हम जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है अपना केस जो है वो डाल सकते हैं। हम देखते हैं कि जबकि 1996 जो है तब तक लीगल प्रोसीडिंग्स जो थी डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो थी वो बहुत ही कम थी। ऐसे केसेस जो थे वो बहुत ही कम थे। हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ये डिसीजन जो है वो आया कि भाई ये भी इसके अंदर डाला जाना चाहिए। ये कब हुआ था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है के अगेंस्ट एक केस डाला था, यूपी की शांता जो है उन्होंने डाला था, और डॉक्टर और हॉस्पिटल दोनों को ही इसके अंडर जो है डाला गया था। और इसकी जजमेंट के बाद में डॉक्टर और हॉस्पिटल्स को अलाउ किया गया कि वो सब भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शामिल किए जाते हैं अगर उनकी तरफ से कोई भी सेवाओं में जो है कमी होती है, मेडिकल सेवाएं जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कोई कमी होती है, तो उनको भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर जो नियम है, उस कानून है, उसी के अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा। ये इसके अंदर डाला गया। तो कहने का मतलब ये है, इससे पहले ये नहीं था, पर 1996 में जब एक केस आया और उसके बाद जो है इसको डाला गया था। ठीक है, दूसरी बात आती है कि वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो है बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको किसको अप्रोच करना है। ये आप जो है बेसिकली पेशेंट जो है वो किसको अप्रोच करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सेवाएं जो ली गई हैं वो कितने अमाउंट की ली गई थी। जैसे कि नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म जो है उसको जाके आप अप्रोच करोगे अगर जो आपने पैसा जो खर्च किया सेवाओं पर उसकी लिमिट अप टू 2 लाख है, यानी 2 लाख जो है आपने अगर पेमेंट की थी उस तक जो आपका वो है, तब आप कहाँ जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट जो है रिड्रेसल फॉर्म है उस पर जाके अपना केस अर्ज करो। ठीक है जी। दूसरी बात, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो होता है इंडियन स्टेट्स के अंदर है, हर स्टेट के अंदर है, आप वहां जाके अप्रोच कर सकते हैं अगर जो आपने केस किया है कंपनसेशन के लिए जो है वो कितना है, उसकी लिमिट 2 लाख से 10 लाख तक की है। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू ऑफ सर्विसेज है और जो आपने कंपनसेशन किया है उसकी अगर कीमत 2 लाख से 10 लाख के बीच में है, तब आप कहाँ जाते हैं? कंज्यूमर डिस्प्यूट
रिड्रेसल कमीशन जो है हर स्टेट के अंदर वहां जाते हैं। और जब उसकी वैल्यू 2 लाख तक थी तब आप कहाँ गए थे? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉर्म गए थे। बच्चों ये अच्छी तरह से नोट कर लेना सारे पॉइंट्स को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ओके, देन पॉइंट नंबर सी क्या आता है? आपको जाना पड़ेगा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो राष्ट्रीय जो है लेवल पर जो है न्यू दिल्ली के अंदर, अगर आपका लिमिट 10 लाख से ऊपर है तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपका लिमिट 2 लाख तक है तो डिस्ट्रिक्ट पे जाओगे, रिड्रेसल फॉर्म पे जाओगे। अगर ये लिमिट 2 से 10 लाख तक है तो आप जाओगे कंज्यूमर डिस्प्यूट लेवल जो स्टेट के अंदर है, और अगर इसका 10 से ज्यादा है तो आप नेशनल पर जाओ। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है, नोट डाउन। ठीक है, अब आती है बात लाइबिलिटीज जो हॉस्पिटल्स के ऊपर आती है, कि इंडियन कोर्ट जो है उन्होंने रूल किया है कि हॉस्पिटल्स जो है वो भी अब इससे बच नहीं सकते हैं, कि हॉस्पिटल्स को भी लाइबिलिटी जो है वो पे करनी पड़ेगी, और जो है कि वो ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो सर्विसेज हैं जैसे नर्सिंग है या सपोर्ट स्टाफ जो है या डॉक्टर्स जो हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो हमें पता है कि वो ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो अगर उनको एक हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, ठीक है, तो वो तो अपने आप नहीं कर सकते, उनको हॉस्पिटल प्रोवाइड कराएगा तभी वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसलिए अब ये कहा गया कि भाई हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी लायबल हैं, उनके ऊपर भी केस जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल लायबल है जो है क्योंकि वो डॉक्टर या नर्सेज जो स्टाफ की हैं वो उनको निकाल सकता है, रख सकता है, इसलिए वो भी लायबल रहता है। इंडियन कोर्ट ने जो है हॉस्पिटल्स को भी लायबल माना कि, और जो उसके अगर क्योंकि उसके एम्प्लॉय जो उसने रखे हुए हैं वो अगर पूरी तरह क्वालिफाइड नहीं है, या डॉक्टर और नर्सेज जो रखे हैं उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है पूरी तरह से, तो हॉस्पिटल्स भी लायबल होंगे उन सेवाओं की भरपाई करने के लिए। वो ठीक है ना, तो कई कारण हो सकते हैं, हॉस्पिटल ने स्टाफ अच्छा नहीं रखा हुआ, क्वालिफाइड स्टाफ नहीं रखा हुआ। दूसरा हो सकता है कि उन्होंने जो इक्विपमेंट या मशीनरी यूज कर रखी है वो उन्होंने सही नहीं कर रखी है। तो दोनों ही केसेस के अंदर हम कह सकते हैं कि इसलिए हॉस्पिटल भी लायबल होगा अगर उस केस डाला जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि ये डिटरमाइन किया जाता है कि डॉक्टर या हॉस्पिटल जो है जो भी जिसके अगेंस्ट भी क्लेम किया गया है या कंपेंसेशन मांगा गया है, तो ये डिटरमाइन कराया जाएगा कि जो है कंपेंसेशन किसको कितना देना है, हॉस्पिटल कितना देगा या डॉक्टर कितना देगा। तो इंडियन कोर्ट जो है उन्होंने इन बातों को ध्यान में रखा है। नंबर 1, किस बेसिस पर वो डिसाइड करेंगे? पेन एंड सफरिंग बोर्न बाय द पेशेंट एज ए नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर, कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से पेशेंट को कितना दर्द या कितना बर्दाश्त करना पड़ा है, कितना परेशान होना पड़ा है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनको कितना पेमेंट करना है। दूसरी बात, लॉस ऑफ अर्निंग एंड फ्यूचर अर्निंग एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, कि उनकी गलती से किए गए इलाज की वजह से अगर वो पर्सन की हालत ऐसी हो जाती है कि वो आगे कमाने लायक भी नहीं बचता, तो उसका आगे का खर्चा जो होगा, जो उसको बियर करना पड़ेगा, उसके आधार पर जो है अस्पताल या डॉक्टर को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हो कि कोई पर्सन है, उसका उन्होंने गलत सर्जरी कर दी, ठीक है, उसके पैर काम करने लायक नहीं रहे, इस तरह से सर्जरी हो गई, अब क्या करेगा? वो नौकरी करने लायक तो बचेगा नहीं, तो ही कांट अर्न, तो इसलिए उसका कंपनसेशन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसको हमेशा के लिए जो है वो हो गया, क्या कहते हैं, हमेशा के लिए वो डिसेबल्ड हो गया बेसिकली, तो इसलिए जो है उसको ऐसा करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट कंपनसेशन जो मेडिकल मेल प्रैक्टिसेस केसेस में दिया गया है वो 10 लाख रुपए तक है, जो कि अवार्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने जब एक केस डाला था, जो निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है उसके अगेंस्ट एक केस डाला था, वहां पर जो है 10 लाख से ज्यादा का जो था, और उसके अगेंस्ट केस किसने डाला था? प्रशांत एंड धन का जो है उन्होंने ये केस डाला था, उनके साथ ऐसा हुआ होगा, और इसलिए उनको जो है 10 लाख से अब वो जो है कंपनसेशन पे करना पड़ा था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात आती है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स एंड रिमिटिंग कंपनसेशन अब्रॉड। अब कई बार हो सकता है कि आपका पेशेंट जो है वो बाहर है, बाहर से अप्लाई कर रहा है, तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली जो फाइनल कंपनसेशन है
अगर डिपेंडेंट जो है, इफ द डिपेंडेंट हैज नॉट वॉलंटरी रेंडर्ड, अपने आप नहीं बताया, जो एग्रीड पार्टी जो है वो इनिशिएट करती है कि वो जो है कितना कंपनसेशन दिया जाएगा। इस केसेस पे कोर्ट जो है वो किसी की भी प्रॉपर्टी को जो है, जो पर्सन जो है जिसको कंपनसेशन देना है और वो कंपनसेशन नहीं दे रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, ठीक है, और वो ले सकती है पेमेंट के लिए। तो इन केस अगर उसके अंदर नर्स इन्वॉल्व है, क्योंकि तो प्रोसीडिंग्स जो है वो इंडिया के अंदर हो रही हैं, तो कंसर्न या कंपनसेशन जो होगा वो उसको बाहर दिया जाएगा। तो क्योंकि वो बाहर होगा तो उसको कंपनसेशन कहाँ दिया जाएगा, बाहर दिया जाएगा उसको कंपनसेशन, ठीक है। तो ये उसको फिर दूसरे कंट्री में, तो ये रिवॉर्ड जो है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर दिया जाता है, और इसलिए इसके अकॉर्डिंगली जो है उसको पेमेंट जो है दी जाएगी करने के लिए। और ये पॉसिबल है कि जो बैंकर जो है के थ्रू जो है कोर्ट जो है ऑर्डर करेगा कि उसको कंपनसेशन अमाउंट जो है वो बाहर दूसरे कंट्री में उसको भेजा जाए, क्योंकि अगर वो कंट्री जो है वो पर्सन जो है वो बाहर का है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो गई। एक और स्टेप है इसके अंदर, क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स। अगर इंडिया के अंदर जो है ये एक्शन भी लिया जाएगा इसी के अंडर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर, कि डॉक्टर जो है अगर उसकी गलती है तो वो लायबल है कि उसको जो पेनल लॉज जो है उसके अगेंस्ट जो है नेग्लिजेंस के केस के अंदर जो है उसको डाला जा सकता है। अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है उसके अंदर भी उसको डाला जा सकता है, तो उसको सिंपल या रिग्रेस इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसको, और ये 2 साल तक की हो सकती है, और उसको फाइन भी लगेगा, दोनों चीजें उसको पे करनी पड़ेगी। क्रिमिनल लायबिलिटी जो है हॉस्पिटल की जो है कंसर्न के अंदर जो है ये शो करती है कि हॉस्पिटल जो है क्योंकि नेग्लिजेंस के लिए जो है बेसिकली किसको दिया जाता है, लापरवाही किसकी हो सकती है, लापरवाही बेसिकली डॉक्टर की हो सकती है। तो इसलिए लापरवाही का केस, जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस होता है, वो किसके ऊपर डाला जाता है, डॉक्टर के ऊपर डाला जाता है। तो ये कुछ बातें आपको समझ आ गई। अगर पेशेंट बाहर से है तो कैसे अप्लाई कर रहा है, किसी का बॉडी का पार्ट कट गया जिससे वो बाद में अर्न नहीं कर सकता तो वो कैसे कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे को क्लियर हो जाती हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कैसे आती हैं। और इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एथिकल इश्यूज की। जो एथिक्स है बेसिकली मेडिकल टूरिज्म के अंदर, एथिक्स किसको हम कहते हैं, तो ये एक जो है इट इज, हम कह सकते हैं इट इज वर्थ नोटिंग दैट देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ एथिक्स गवर्निंग द मेडिकल टूरिज्म. Ethics refer to the principles of moral code that are followed to govern the conduct of an activity, place or a person. तो ये बताने वाली बात है कि जो है मेडिकल टूरिज्म के अंदर जो है एथिक जो है वो उसको जो है फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एथिक है बेसिकली, एथिक का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। जो आपका मॉरल कोड है उसके लिए जो सिद्धांत बनाए गए हैं जिनको फॉलो किया जाता है किसी भी एक्टिविटी के अंदर, किसी भी जगह पर या किसी भी व्यक्ति के द्वारा फॉलो करना होता है, उनको हम एथिक्स कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई डॉक्टर जो है उसके लिए एथिक्स क्या है कि भाई वो पेशेंट जाए, किसी भी कास्ट का हो, कितने भी पैसे वाला हो या गरीब हो, उसको सबको एक जैसा देखना है, सबको एक समान ट्रीटमेंट देनी है उसके लिए, और उसकी जिम्मेवारी है कि जब भी जरूरत पड़े तो जो है डॉक्टर जो है वो उनको सही सेवा प्रोवाइड कराए। तो ये एथिक्स है बेसिकली कि आपको, और इसके लिए जो भी आपके जो है सिद्धांत बनाए जाते हैं कि भाई आपके लिए ये चीजें किस तरह से फॉलो की जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि कोहन ने भी बोला कि ही असर्ट्स, उन्होंने कहा कि एथिक्स आर एन एक्सेप्शनली एसेंशियल डायमेंशन फॉर मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म के लिए एथिक्स का होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये इंश्योर करे द प्रोविजन ऑफ हाई क्वालिटी मेडिकल केयर। उसको ये निश्चित करना पड़ेगा कि वो अच्छी क्वालिटी की मेडिकल सेवाएं दे रहा है, सही जो है प्रोफेशनल बिहेवियर है उसका, और साथ साथ वो पेशेंट की प्राइवेसी को भी बनाए रख रहा है। ये जरूरी होता है मेडिकल टूरिज्म में कि पेशेंट की प्राइवेसी भी बनी रहे, प्रोफेशनल बिहेवियर भी हो, और जो है वो अच्छी क्वालिटी की जो है वो सर्विसेज भी दे रहा हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो इस तरह का जो है प्रोवाइड करे। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज।
सो अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट कि जो एथिकल कंसर्न्स जो हमें नजर आते हैं वो क्या है। तो बेसिकली अब आपको ये बेटा क्लियर हो गया कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं मेडिकल टूरिज्म के, बट इसके साथ साथ जो है बहुत सारा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है मेडिकल टूरिज्म के अंदर, और जो बहुत से जो है एथिकल इश्यूज भी हैं मेडिकल टूरिज्म के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें कि इलीगल परचेज किया जाता है ऑर्गन्स का, या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, ये इलीगल है देशों के अंदर। और मेडिकल टूरिज्म के अंदर जो है अगर हम जो है दूसरी कंट्री के अंदर जाके ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लाइक सर्जिकल प्रोसीजर्स करा रहे हैं, ठीक है, तो कई बार हो सकता है कि वो हमारे कंट्री के अंदर अलाउड नहीं है, हम दूसरे कंट्रीज में करा रहे हैं। तो इसी तरह से मेडिकल टूरिज्म हालांकि जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें उससे मिल रही हैं, फायदे भी मिलते हैं उससे, बट ये भी होता है इसकी वजह से कि भाई आपका बेसिकली क्या है कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो, अपने बाहर से टूरिस्ट आया है, उसको मेडिकल टूरिस्ट आया है, वो क्योंकि जो है काफी सारा पेमेंट कर सकता है, तो कई बार डॉक्टर या हॉस्पिटल जो है उसको अच्छी सर्विसेज दे रहा है, बल्कि और उसकी जगह पर जो वहां का लोकल जो है, जो गरीब है, वो जो है उन सर्विसेज से वंचित रह रहा है। तो इस टाइप की बहुत सारे जो है कंसर्न्स जो है हमारे सामने आते हैं। तो जो मेन एथिकल कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो कि जैसे कि फर्स्ट कंसर्न है हमारा द पोटेंशियल ऑफ लायबिलिटी ऑन द पेशेंट्स कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो इसका बेसिकली क्या है कि भाई अगर सपोज करो कोई पेशेंट जो है दूसरे कंट्री के अंदर ट्रीटमेंट कराने के लिए जाता है, राइट, और वहां जाने से जो है कि क्या होता है उसको कि किसी टाइप का इन्फेक्शन लग जाता है जो कि उसकी कंट्री में नहीं था, उसकी अपनी कंट्री में नहीं था, और यहाँ आके उसको इन्फेक्शन लग जाता है। तो उससे क्या होगा कि जब वो अपने कंट्री में वापस जाएगा तो वो इस इन्फेक्शन को लेके जाएगा साथ में, और उससे वो दूसरे कंट्री में भी फैल जाएगा। तो ये एक समस्या हो जाएगी। इसी तरह से जो है कई बार जो होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं उसको, जिस कंट्री में वो ट्रीटमेंट कराने के लिए गया है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसकी कंट्री के अंदर जब वो जाके उसका इलाज कराएगा या मेडिकेशन लेगा तो भी एंटीबायोटिक्स उसको सही नहीं कर पाएंगी। तो ये जो है लाइबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस के ऊपर आ जाती है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस कौन है हमारा, जिस देश का वो रहने वाला है। तो पोटेंशियल ऑफ लाइबिलिटी ऑन द पेशेंट्स कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ये कई बार जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जो फॉलो अप प्रोसीजर्स जो हैं वो बर्डन बन जाते हैं जो है होम कंट्री के ऊपर। ये क्योंकि उसको बार बार जो फॉलो अप करना पड़ेगा, उसके लिए बार बार ट्रीट जो करना पड़ेगा, तो वो एक जो है कंसर्न बन जाते हैं उस कंट्री के लिए। दूसरी बात है पेशेंट्स एथिकल कंसर्न्स जो है हमारे। पेशेंट्स की एथिकल कंसर्न्स क्या, पेशेंट्स को जो है कई बार जो है बाहर जाना पड़ता है, मेडिकल केयर लेनी पड़ती है अपने घर से बाहर। तो ये भी एक समस्या है कि वो क्यों ले रहा है, इसका मतलब उसके कंट्री जो है वो प्रॉपर जो है मेडिकेशन उसको प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो इस वजह से क्या है उसको जो है किससे लेना पड़ रहा है, जो है आपको दूसरे कंट्री में जाना पड़ रहा है। तो ये भी ये शो कर रहा है, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए ये जरूरी है कि वो अपने कंट्री के लोगों को सही सेवाएं प्रोवाइड कराया। तो अपने देश में कुछ सेवाओं की कमी होने की वजह से आप दूसरे देश में जा रहे हो, तो ये भी पेशेंट का के लिए एक एथिकल कंसर्न होता है। ठीक है। तीसरी बात कि लीगल सिस्टम इन द होस्ट कंट्री जो है, आप जो है जिस कंट्री के अंदर जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, वहां का जो है लीगल सिस्टम जो है वो कैसा है। तो जुडिशरी सिस्टम जो है होस्ट कंट्री के अंदर, ये एक मेन कंसर्न होता है मेडिकल टूरिज्म के अंदर। होस्ट कंट्री जहां आप ट्रीटमेंट कराने गए हैं वहां का जुडिशियल सिस्टम कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना एथिकल है, कितना अनबायस्ड है, कितना ट्रांसपेरेंसी है वहां पर जो लीगल सिस्टम में है, उसी बात पर निर्भर करता है कि वो डेस्टिनेशन जो है कितनी पॉपुलर होगी एज ए मेडिकल टूरिज्म के लिए। जिस देश के अंदर सॉरी जिस देश के अंदर वहां का जो लीगल सिस्टम होगा वो जितना बेहतर होगा, जितनी उसमें अपारदर्शिता होगी, पारदर्शिता जो होती है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी होगी, उतना ही वो फेमस होगा फॉर ए मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन। क्योंकि आपको पता है कि वहां जाके इसका मतलब सारी चीजों एस्पेक्ट्स पे जो है ध्यान दिया जाता है। जैसे ह्यूमन राइट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें पता होना चाहिए अगर हम वो अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं।
तो डेस्टिनेशन कंट्री का जो ह्यूमन राइट पॉलिसीज हैं और उसके वो जो जहां उसके देश के जो मेडिकल लॉज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप दूसरे कंट्री में ट्रेवल कर रहे हो तो इनकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ये एक एथिकल कंसर्न है। ठीक है, तीसरी बात, लिमिटेड हेल्थ लिटरेसी। ये भी एक कंसर्न है, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हैं तो आपको आपके पास में जो है अगर पूरी जानकारी नहीं है या पूरी नॉलेज नहीं है उस चीज की, तो आपके लिए समस्या बन सकती है। दूसरा, आपने कहीं किसी दूसरे जो है कंट्री में ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं पर वहां के लोगों ने आपको पूरी नॉलेज नहीं दी है उस ट्रीटमेंट से रिलेटेड, या ये पूरी नॉलेज नहीं दी है कि अगर आप यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए आओगे, कुछ गलत होता है तो आपके लिए कुछ प्रोवाइड होगा या नहीं होगा, या मतलब क्या क्या चीजें हो सकती है या क्या क्या कमियां हो सकती हैं कराने के लिए, उससे पहले जो होता है ना, कुछ चीजें पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं की गई, पूरी कुछ चीजें छुपा ली गई। तो ये लिमिटेड हेल्थ लिटरेसी जो है वो भी एक एथिकल कंसर्न जो है वो हो जाता है। तो अगर उनको पूरी तरह से वो जो है आपकी इंफॉर्मेशन को जो है जानकारी नहीं ले पाए हैं, या रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है अगर उनको नहीं मिली है, तो उससे एक्सीडेंट्स होने की जो है इंसिडेंट्स होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इनएडुकेट इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आप हो सकता है कि गलत जो है डेस्टिनेशन को चूज कर लें, क्योंकि अगर आपको अवेयरनेस नहीं है या उसकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो इसलिए ये भी एक एथिकल इशू कंसर्न जो है वो होता है। नेक्स्ट है कंसर्न डिस्पैरिटी इन ट्रीटमेंट। हाँ, डिस्पैरिटी इन ट्रीटमेंट जो है वो भी एक कंसर्न है, क्योंकि क्या है बेसिकली जब मेडिकल ट्रेवलर्स जो हैं वो ज्यादा अगर आ रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, क्योंकि जो है वहां पर आकर वो आराम से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो कई बार क्या होता है आपका जो फैसिलिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है होस्ट कंट्री की, जो कि वो वहां के लोकल लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो उन्हें ना मिलकर किसको मिल जाती है, बाहर से आने वाले को मिल जाती है। तो ये वर्ड यूज किया डिस्पैरिटी, यानी कि भेदभाव। तो ट्रीटमेंट में भेदभाव हो जाता है, वहां पर जो है जो वहां के लोकल लोग हैं उन्हें जगह नहीं मिलती, उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलती, बल्कि उनकी जगह बाहर वालों को ट्रीटमेंट मिलती है। तो ये भी जो है एक एथिकल कंसर्न जो है डिस्पैरिटी का ये रेज होता है, अगर इमीडिएटली एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो जो है क्या करते हैं इस तरह से कि जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं या उनके देश के जो हैं, उनको जो है वो पूरी तरह से छोड़ ही देते हैं और वो सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं इनके ऊपर, बाहर से आने वालों के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैनेजमेंट भी एक मेजर कंसर्न है मेडिकल टूरिज्म के अंदर, कि जो प्रॉफिट ऑब्टेन किए जाते हैं इस इंडस्ट्रीज के द्वारा, वो सिर्फ जो रिच लोग हैं या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो वहां तक ही पहुंच पाते हैं। प्रॉफिट्स जो हैं वो लोअर लेवल तक जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर तो है ये प्रॉब्लम हो जाती है आपके लिए। तो इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे और दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि एथिकल कंसर्न्स है मेडिकल टूरिज्म के अंदर, और इसकी पॉपुलर ओपिनियन यही है कि जो है इसलिए इन बातों पर जो है ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, इससे पहले कि आप डिसाइड करें कि हमें कौन सी जगह पर जो है बेसिकली ट्रीटमेंट कराने के लिए जो है वो जाना होता है। इसी के साथ साथ जो है आपका आता है बच्चों की नेक्स्ट है हमारा एथिकल इश्यूज, जो हम बात कर रहे थे। एथिकल इश्यूज में जो है आगे आपका एक तो एथिकल इश्यूज फॉर मेडिकल टूरिज्म ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरीज के लिए, क्योंकि ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, इसके अंदर वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत से सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं दूसरी कंट्रीज से, क्योंकि जो है सप्लाई ऑफ ऑर्गन जो है कई बार जो है वो ये मिस्ट्री होती है कि वो किससे लिया गया। भाई आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराना है, आपकी कंट्री में वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप दूसरी कंट्री से करा लेते हो, पर दूसरी कंट्रीज में कराने में ये मिस्ट्री होती है, मतलब ये छुपाया जाता है कि ऑर्गन किससे लिया गया है, बेसिकली ये इशू होता है। तो बहुत सारे इश्यूज इस रिगार्डिंग आते हैं, लीगलिटी के रिगार्डिंगली आते हैं,
और इस बात की रिपोर्ट्स भी आती हैं बहुत सारी कि ये ऑर्गन्स जो हैं या तो जो प्रिजनर्स हैं उनकी मर्जी के बिना लिए गए हैं या इलीगल तरीके से लिए गए हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जो पेशेंट जो है उसको चेक करना चाहिए कि ऑथेंटिसिटी क्या है, ये ऑर्गन कहाँ से आया है, ताकि वो निश्चित कर सके कि कोई अनएथिकल तरीका तो नहीं अपनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज जो है बहुत जरूरी हो जाती है। ये हम सब समझ सकते हैं क्योंकि ये सबको बहुत सारे केसेस पता है, जो गरीब बच्चे हैं भीख मांग रहे होते हैं उनके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं, तो इस तरह के केसेस जो हैं हो जाते हैं। ये एथिकल इश्यूज है। नेक्स्ट है एथिकल इशू फॉर मेडिकल टूरिज्म, फॉर ओवर चार्जिंग मेडिकल टूरिस्ट जो है बेसिकली उनसे जो है चार्ज जो है वो ज्यादा जो है वो लिया जाता है। तो डॉक्टर्स जो है बेसिकली क्या करते हैं, फॉरेन पेशेंट्स के साथ में जो ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं उनसे जो है कई बार बहुत ज्यादा चार्ज भी करते हैं लोकल्स की कंपैरिजन के अंदर। तो ये एक्स्ट्रा टेस्ट करने को बोल देंगे जिनकी जरूरत भी नहीं होगी और मार्केट प्राइस से ज्यादा भी होंगे, और जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो नहीं भी होते वो ऐसा प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इस तरह के जो है इश्यूज जो है वो सामने के सामने लेके आते हैं बहुत सारे। तो कुछ देशों के अंदर जो है ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम जैसे चलता है, वो क्या करते हैं, दो तरह की प्राइसिंग रखते हैं और ट्रीटमेंट कराने के लिए एक अफोर्डेबल प्राइस रखते हैं और दूसरा फॉरेनर्स के लिए जो हाई प्राइस रखते हैं। तो ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है कि जो है आपकी प्राइसिंग जो है इतना ज्यादा हाई जो है वो रखे जाते हैं। तीसरा इसी तरह से एथिकल इशू फॉर मेडिकल टूरिस्ट प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स इन रीजनल लैंग्वेज, ये भी एथिकल इशू रहता है एक कि अगर जो पेशेंट दूसरे कंट्री से आया है जो दूसरी भाषा से संबंधित है उसको जो भी आप डॉक्यूमेंट जो है ट्रीटमेंट कर रहे हो वो अगर अपनी लैंग्वेज में करके दे रहे हो, यानी कि अगर वो सपोज करो साउथ से करा रहा है और आप जो है कन्नड़ भाषा में कर रहे हो, मलयालम के अंदर लिख कर दे रहे हो, तो वो एक इश्यू होता है क्योंकि वो पेशेंट को समझ में नहीं आएगा। तो उसमें आप कुछ भी लिख के दे रहे हो तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो इस टाइप के एथिकल इश्यूज जो है मेडिकल टूरिस्ट को जो है वो जो है फेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अगर हम किसी भी कंट्री में ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हैं तो हमारे को जान लेना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से बहुत सारे एथिकल कंसर्न और भी हैं, जैसे अगर हम बात करें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना रहा है जिसकी बदले में उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे लोन के अंदर जो है उनको जो है बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जमीनें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं, ठीक है, टैक्स रिडम्पशन मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसकी वजह से क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट का जो बजट है हेल्थ केयर के ऊपर, अगर उसका मैक्सिमम हिस्सा वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती है तो जो उसका पब्लिक सेक्टर है वो ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि आपने स्पेसिफिक फंड्स हैं वो सारे प्राइवेट सेक्टर को दे दिए बेनिफिट के लिए, क्योंकि वो तो जो है आपका पब्लिक सेक्टर है वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज का जो आम आदमी है वो सेवाओं से वंचित जो है वो रह जाता है। ये आपको समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से एथिकल इश्यूज हैं। तो हम कहते हैं कि भाई अगर किसी भी कंट्री के अंदर आप ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हैं तो वहां की फैसिलिटीज, वहां के रेट्स, किस तरह की क्वालिटीज ऑफर की जा रही हैं अपने कंट्री में और कैसी दूसरे कंट्री में की जा रही हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से कंपेयर करना चाहिए, पूरी डिटेल्स स्टडी करनी चाहिए। We should ensure that there are regular checks on infection control and if the place has adequate facilities to prevent exposure to exotic pathogens। तो ये भी आपने देखना है इसके अंदर कि भाई जो है दूसरे कंट्रीज में जहां ट्रीटमेंट करा रहे हो क्या वो लोग रेगुलर चेक रखते हैं अपने वहां पर इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर, और दूसरा कि कहीं पर वो बाहर से कोई और किसी के जो पैथोजेंस जो हैं जिनकी या बैक्टीरिया जो हैं उनकी वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इस चीजों पर क्या अस्पताल के अंदर केयर रखी जाती है, ये सब चीजों को जो है मालूमात करना जो है वो बहुत ही जरूरी होता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया बच्चों कि मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड भी बहुत से लीगल और एथिकल इश्यूज होते हैं जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये अब आपके रेफरेंसेस के लिए दिए गए हैं जो साइट्स दी गई हैं, और इन साइट्स पे अगर आप जाओगे तो इन साइट से जो है आप और डिटेल के अंदर इस चीजों को जो है समझ पाओगे कि क्या एथिकल इश्यूज हैं, क्या एथिकल कंसर्न्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो आपके कुछ प्रिंसिपल्स जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है लागू करते हैं वो बेसिकली आपकी एथिक्स है और उनको फॉलो करना हमने होता है। सो बेटा, हैप्पी लर्निंग एंड
Keep learning.